आदाब हाजरीन, मैं तहरीक बकाए उर्दू के इस इल्मी अदबी फेसबुक पेज से आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। हर शाम की तरह हम आपके सामने हाजिर हैं और हमारे सामने आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हैं कुवैत से जनाब मसूद हसास साहब। सर बहुत बहुत वेलकम, खुशामदीद। आदाब उम्मीद है कि आप आदाब तक सलाम हमारी वालेकुम। आवाज़ पहुँच रही होगी। जी आपकी आवाज़ मेरी मुझ तक तो अच्छी आ रही है। उम्मीद है कि क़ारीन और जी, सामीन आपकी तक भी भी आ अच्छी रही है, आवाज़ आ आपकी रही भी आ रही है सर, आपकी भी आ रही है। मैं एक मुख्तसर सा तारुफ कराना चाहती हूँ। जनाब मसूद हसास साहब कुवैत से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पोएट यानी शायर हैं आप और फाउंडर हैं आप तवाज़ुन उर्दू अदब के और अदब गज़ल एकेडमी के भी आप फाउंडर हैं। इसके अलावा इंडिया में आप मगहर गाज़ीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और कुवैत में आपका कहना है कि ज़माना बीत गया रहते हुए, तो ज़ाहिर है कि जब ज़माना बीत गया तो बहुत सारे तजर्बे, बहुत सारी ज़िंदगी आपने वहाँ पे देखी है और बहुत कुछ है आपके पास बताने के लिए। लेकिन ये जानना मेरे लिए ख़ास तौर पे बहुत दिलचस्प रहा कि आप मगहर गाज़ीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि जहाँ से मैं हूँ बनारस से, वो मेरे बिल्कुल बनारस में हेलो। कबीर दास जी का की पैदाइश हुई थी। जी, जी, जी। पैदाइश हुई थी और मगहर में कहते हैं कि वो गए थे अपनी मौत के लिए, अपनी वफ़ात के लिए वहाँ वो गए थे। आवाज़ आ रही है सर आपको मेरी? जी, अभी आवाज़ आ रही है, दरमियान में थोड़ा-सा जी, अटक जी। गया था। हाँ, वो बीच में एक कॉल आ गई थी। जी। अच्छा। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको यहाँ पे इस स्टेज पे पाके, इस प्लेटफ़ॉर्म पे, और आपसे मैं रूबरू हूँ, आपसे मैं मुख़ातिब हूँ, इसके लिए मुझे एक अलग से एज़ाज़ महसूस हो रहा है। मेरा पहला सवाल सर यही है आपसे कि आप अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में, इब्तिदाई तालीम के बारे में और गाज़ीपुर में जो कुछ भी आपकी यादें हैं, उसके बारे में हमको बताएँ। मैं इस सिलसिले में थोड़ा-सा करेक्शन कर दूँ आपका कि मैं गाज़ीपुर से जी, नहीं हूँ, मैं असल में बुनियादी तौर पर मेरा जो घर है वो बस्ती खल में आता है और फिर बस्ती को उन्होंने डिवाइडेड किया बस्ती। तो वो संत जी, कबीर जी, नगर जी। हो गया। जी, जी, तो जी। मैं संत कबीर नगर खलीलाबाद से बिलॉन्ग करता हूँ। खलीलाबाद से। जी, जी, हाँ, जी, जी, और खलीलाबाद और मगहर एक ही है। जी। जी, अच्छा, तो खलीलाबाद और मगहर एक है? हाँ, तकरीबन बिल्कुल एकदम से ऐसे ही हैं, थोड़ा ही सा अच्छा, अच्छा। फ़ासला जी, है। जी, 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 जी। बल्कि मगहर अगर किसी को ये कहना है मगहर जाना है तो खलीलाबाद कह देता है तो भी बात समझ में आ जाती है। जी, जी, जी। जी, तो बहरकैफ मैं वहाँ के एक देही इलाके से हूँ, देहात से मेरा ताल्लुक है। जी। और देहात जानते हैं कि उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, बचपन वैसे ही गुज़रा, कस्म-पुरसी का आलम था और तकरीबन पूरा खित्ता ही अफ़लास के ज़द पे हुआ करता था। पूरे गाँव देहात के अंदर बमुश्किल 2 से 3 घर ऐसे होते थे, जहाँ पे 2 वक़्त की रोटी दस्तयाब होती थी और बकिया हज़रात ऐसे ही खा लिए, पी लिए, किसी भी तरीके से ज़िंदगी गुज़ार ली। ठंडी के दिन आते थे, तो वो पुराने स्वेटर निकाले जी। जाते थे, गर्मी के दिन होते थे तो लोग जो है गाँव के तालाब में कूद जाया करते थे गर्मी दूर करने के लिए। अब बरसात के दिन आते थे तो वो जो है बरसाती पहन लिया करते थे, इससे ज़्यादा तो कुछ वहाँ पे अय्याशी का सामान था ही नहीं। तो गाँव देहात में वैसे जी। ही रहा तो वहाँ के हमारे करीबी जो मदरसा था, मदरसे में तालीम हुई और फिर उसके बाद में उसी मदरसे से थोड़ा-सा राइट में हमारे गाँव से एक बड़ा मदरसा था, वहाँ पे एक उस्ताद हमारे हैं अल्लामा मोहम्मद उमर, उन्होंने तरबियत की जी। और असल में उन्होंने एक अच्छी चीज़ मुझको दिखाई, कहा सोचो। उन्होंने बार-बार कहा बेटा सोचो, जी। एतराज़ करो, तुम मुझ पे एतराज़ करो। बार-बार उन्होंने मुझे मॉडिफ़ाई किया एतराज़ करो। एतराज़ करने का मतलब ये है कि तुम्हारा शऊर तहर्रुक पज़ीर है। ये उस ज़माने में बातें समझ में नहीं आती थी, फिर बाद में समझ में आई कि ये तो वाक़ई जब तक कि एतराज़ात नहीं किए जाएँ तो इसका मतलब ये है कि हमारा ज़हन मुर्दा हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। एतराज़ होने का मतलब ये है कि आपका ज़हन ज़िंदा ज़िंदा है। है। बिल्कुल, बिल्कुल।
तो उन्होंने इस आप बात को सवाल सिखाया। करते हैं तो जिंदा होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जी। जी, तो मैं शुक्रगुजार जी हूँ अपने उस्ताद मोहतरम अल्लामा मोहम्मद उमर साहब का। उनकी जो शख्सियत है, उन्होंने मुझे बनाने में जो कुछ भी किरदार है, उनका बुनियादी किरदार रहा है। और इसके अलावा 1-2 उस्ताद मेरे और रहे हैं, जिनमें से मौलाना मतिउल हक साहब हैं, मौलाना अब्बास साहब हैं। इन दोनों हज़रात का भी अच्छा खासा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन रहा है, इसमें कोई शुबहा नहीं है। और इसके पीछे जो सबसे अहम ज़ात रही है, वो मेरी वालिदा मोहतरमा रही हैं। मेरी वालिदा, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, मैंने अपने बचपन में उनके आंसुओं के अलावा कुछ भी ना देखा। आप कहिए घर देखा, ये देखा, वो देखा, मेरे घर, मेरे तमाम अतराफ में सारी से सारी तमाम से तमाम चीज़ों से बढ़कर अगर कोई चीज़ बहुत फरावानी के साथ मैसर थी, तो मेरी वालिदा के आंसू थे। वो गरीबी के वक्त था, बहुत कश्मपुरसी की जिंदगी थी। उस वक्त एक ही धुन थी कि किसी भी तरीके से बड़ा होना है। भी देखिए, बड़ा होना है यानी उम्र में बड़ा होना है। मैं बहुत तेजी के साथ बड़ा होना चाहता था, और फिर ये भी चाहता था कि किसी भी शक्ल में मुझे अपनी वालिदा का दस्तो बाजू बनना है। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने फिर बहुत सारी चीज़ों से नवाजा, बहुत खुश रहा अल्हम्दुलिल्लाह। एक गांव देहात से निकलने वाला लड़का अगर वहां तक पहुंच गया कि जहां पे लोग अब उसके बारे में उम्मीद करते हैं, आस लगाते हैं, तो बेहतर है। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी वालिदा मोहतरमा के कदमों की धूल की बुनियाद पर इस मकाम तक पहुंचा हूँ। मैं मुतमईन हूँ। क्या बात। और शायद उनका ही उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी दुआएं आपके साथ साया बन के चलती भी रही हैं, तभी आपने यहाँ तक का सफ़र कामयाबी के साथ पूरा भी किया है। और बेशक माँ के लिए सोचने वाला शख्स हमेशा सही होता है और खुशहाल भी होता है। आपके इस प्रोग्राम से जो लोग जुड़े हैं, मैं उनका इस्तकबाल करती हूँ, उनका नाम एहतराम के साथ लेना चाहती हूँ। जनाब सगीर कुरैशी साहब, डॉक्टर इरफान आरिफ साहब जो सदर हैं हमारे, जनाब बासी साहब, जनाब मुजीबुल हक साहब, ज़हरा मुस्कान साहिबा, जनाब मोहम्मद इकबाल साहब, जनाब सलीम मोहिउद्दीन साहब, जनाब रहमतुल्लाह सैयद, जनाब मोहम्मद साबिर रज़ा शमसी, और तहरीक बकाए उर्दू की ओर से भी आपको खुशामदीद कहा जा रहा है। और आपके बारे में बहुत कुछ बातें हो रही हैं जो आपकी तारीफ है, आपके लिए अच्छे अल्फाज हैं। मैं आपको इस स्टेज से, इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचा रही हूँ। जनाब आदिल रजा रजा राजपूत साहब और जनाब अशफाक उमर साहब, ये सारे लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने कमेंट से आपको नवाज रहे हैं। स्क्रीन पे भी आप उन्हें पढ़ सकते हैं, या आपके सामने सारे कमेंट आ रहे हैं। जनाब खुर्शीद हयात साहब भी हमें सुन रहे हैं। मैं एक सवाल अब मैं आपसे पूछूंगी, सर, अगला सवाल कि फिर वहां से अपने जगह से, जहां आपने बोला खलीलाबाद से कुवैत तक का सफर कैसे तय किया आपने? वो क्या सिलसिला था कि आप कुवैत पहुंचे? आपकी आगे की पढ़ाई और उसके जी जी, सिलसिले में आप आगे बढ़े उसमें होंगे। उसमें हुआ ये कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं अपनी तालीम के ताल्लुक से बड़ा सेंसिटिव रहा हूं, और शायद कि इसी वजह से मेरा जी तखल्लुस भी हसास हो गया। मैं किसी को बताता ही नहीं कि मेरी अपनी तालीम क्या है। और वो भी जी एक मेरा अपना लॉजिक है, उस लॉजिक की बुनियाद पे। उसकी वजह क्या है कि कोई भी अच्छा काम अगर आप कीजिए, मैं वो लॉजिक बता देता हूँ। जी जी लोगों जी को अगर बिल्कुल। बताइए कि आप ठीक रास्ते पे चलिए और आपका ये चलना ठीक है, ये गलत है, तो वो फौरी तौर पर आपसे ये जी कह देते हैं कि मौली साहब हैं तो मौली साहब तो यही बकेंगे, पंडित जी हैं तो पंडित जी तो यही करेंगे। वो अलग ही कैटेगरी के लोग उनको मान लिया जाता है, और फिर उनकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। लेकिन जी वही बात बिल्कुल। एक आदमी जो सूटेड बूटेड है, वो आकर के आपसे बात करे, हर आदमी अरे यार क्या बात है, क्या बात है, बड़ा आदमी है, बहुत अच्छी बातें कर रहा है, इतना बड़ा होने के बावजूद भी देखें जमीन से जुड़ा हुआ जी है। तो ये नजरिया कार फरमा जब मैंने देखा अपने मुआशरे के दरमियान में, तो मैंने अपनी शनाख्त को छुपा लिया। बुनियाद बहुत कम मेरे दोस्त साहब जानते होंगे, यानी 10 20 साल के बाद में, मेरे साथ रहने के बाद में उन्हें पता चला कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है। बहरकैफ मैं आपको एक बिल्कुल गोल मोल बता दूं कि हिंदुस्तान नहीं बल्कि बर्रे सगीर का जो सबसे बड़ा इदारा हो सकता है, वहां से मैंने फरागत हासिल की है। मेरा ग्रेजुएशन अरबी से है। जी। और फिर उसके बाद में वाह। हुआ ये कि ग्रेजुएशन के फौरन बाद में मेरी शादी हो गई। और शादी पे जी जो
हमारे उस्ताद मोहतरम जिनके ताल्लुक से मैंने बताया था कि मौलाना अब्बास साहब और हमारे गांव के एक मौलाना शुएब साहब थे, इन दोनों ने आपस में फैसला कर लिया था और इन दोनों ने फैसला करने के बाद हमारे वालिद को बता दिया, हमारे वालिद ने हमारी अम्मा को बता दिया, उसके बाद में मुझे खत के जरिए से बता दिया गया कि तुम्हारी वहां पे शादी होगी, बात खत्म हो गई। मुझे भी कुछ पता, मैंने कहा ठीक है, अम्मा ने कह दिया है, अब्बा ने कह दिया, बात खत्म हो गई। मैंने उस जमाने में जो मैं सहारनपुर में था, तो मेरे वालिद साहब ने जब मुझे खत दे के लिख के बताया था कि तुम्हारा हमने रिश्ता पक्का कर दिया है, तो मुझे आज भी याद है कि मैंने उन्हें एक जुमला लिखा था और कहा था कि वालिदैन अपनी औलाद के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, वो कभी बुरा नहीं जी, सोचते, इसलिए यकीनन आपने मेरे लिए अच्छा सोचा होगा, आप जो कहेंगे ठीक है। क्या बात है। हाँ। उसके बाद में फिर यूं हुआ कि ग्रेजुएशन के फौरन बाद शादी हो जाती है और वहां से मैं दिल्ली पहुंचता हूं, तो मेरे जो ससुर मोहतरम थे, वो अभी हाल फिलहाल में 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, बड़े अच्छे आदमी थे, वली अल्लाह थे अपने वक्त के। बंबई के जो सबसे बड़ा इदारा हो सकता है, वहां पे उन्होंने तफसीर पढ़ाई है, हदीस पढ़ाई है और बड़े लोगों में से थे। लोग उनको अगर नहीं जानते हैं तो मैं इतनी छोटी सी बात बता दूं कि आज की तारीख में बदरुद्दीन अजमल यूडीएफ और पूरी दुनिया के अंदर ऊद के बादशाह, उनके उस्ताद मोहतरम मौलाना शफीक साहब अल कासमी थे, वो मेरे ससुर मोहतरम हुआ करते हैं। जी, उन्होंने खाली इतना ही कहा था, देवबंद में हमारी मुलाकात हुई, मौलाना शफीक साहब ने सिर्फ इतना कहा था, बदरुद्दीन ये मेरा दामाद है। उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको बंबई भेज दीजिए, बस इतना ही, बात खत्म हो गई और मैं वहां से अजमल परफ्यूम के अंदर मुलाजिम हो गया। जी, अच्छा, अरबिक से मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था, तो उसकी बुनियाद पे फिर ये हुआ कि मैं वहां पे पहुंचा और अरब लोग वहां पे टोटली कस्टमर्स अरब के थे। मैंने उनसे जो गुफ्तगू करनी शुरू की तो वो कुरान की जुबान में थी, जो कि अभी आज की तारीख में कुरान की जुबान कहीं पे भी नहीं बोली जाती है। पूरे गल्फ में, पूरी अरब दुनिया में कहीं पे भी कुरान की जुबान नहीं बात की जाती है, उनके अपने अपने लहजे हैं, कुरान का लहजा कहीं पे भी नहीं है। जब वो मुझसे बात करते थे तो वो बड़ी अजीब से अंदाज में वो बिल्कुल अलर्ट हो जाती, ये कौन है, ये कौन है, वो बार बार कहते थे, एक लफ्ज कहते थे, फुसहा फुसहा, यानी फसीह जुबान में गुफ्तगू करने वाला शख्स। बहरकैफ वहां से फिर मैं आगे बढ़ा और दुबई गया। 96 के अंदर मैं दुबई पहुंचा, फर्स्ट मेरी फ्लाइंग थी, आई थिंक 24 मई या 26 मई को मैंने फ्लाइंग ली थी, फर्स्ट फ्लाइंग अपनी लाइफ की, और वो दुबई गया। दुबई के अंदर एक शोरूम इंचार्ज की हैसियत से गया था, 2 साल 2.5 साल वहां पे रहा और उसके बाद में एक बहुत बड़ी कंपनी जो अल हरमैन ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसमें मैंने ज्वाइन किया और फिर वहां से फिर आगे बढ़ा, कुवैत आया, मार्केटिंग मैनेजर की हैसियत से फिर मैंने वहां पे इस्तीफा दिया, फिर अपना काम शुरू किया। तो उदुल मसऊद एक कंपनी का मैंने यहाँ पे इजरा किया और फिर ये हुआ कि अब मैं अपनी कंपनी की एमडी की हैसियत से हूँ और माल आता है दुनिया भर के जहान से, और हम लोग अतर का रम मटेरियल यहाँ पे सप्लाई करते हैं और शोरूम भी है रिटेल के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों ही चीजें हैं, रिटेल और होलसेल दोनों चलता है। लेकिन इस दरमियान में मैं आपको बताऊं कि आपका जो बुनियादी सवाल है वो कहीं रह गया है कि मैंने फिर इब्तिदा कहां से की, जो मेरी अदब की दुनिया हो सकती है। एक्चुअल मेरे साथ में यह हुआ कि इब्तदाई मरहले ही से मैं कुछ ना कुछ लिखता था और इस सिलसिले में यह है कि मैं अपनी बीवी को उतना चाहता था और चाहता हूं कि जितना लोग एक महबूबा को चाहते हैं। मैंने अपनी लाइफ में ही अपनी महबूबा, अपनी वाइफ को तस्लीम किया, तो मैं उसके लिए डायरी मेंटेन किया करता था और डायरी मेंटेन करने में कभी इसकी गजल कभी उसकी गजल वो सब लिखता था। तो क्या करता था, कभी कभी बीच बीच में से ये एक लफ्ज निकाल के बीवी का नाम डाल देता था। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल हुई। इसी दरमियान में मेरे एक दोस्त थे कि उन्होंने ये गजल मुझे सुनाई कि एक बैक, वो गजल तो याद नहीं है, कि दर्द के बिछौने में जब तुम्हारी याद आई, एक बैग भड़क उठी वो दबी सी तन्हाई, दर्द के बिछौने में जब तुम्हारी याद आई। इसने दर्द का बिछौना जब मेरी दिमाग से टकराया तो मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने 240 वाट का करंट मारा हो। दर्द का बिछौना, ये नई चीज थी मेरे लिए। फिर मैंने समझा कि बात को सीधे अंदाज में करने से बहुत अच्छा है कि इस्तिआरा और किनाया हो तो ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। दर्द का बिछौना मेरी जिंदगी के अंदर एक ऐसी शय थी कि जो मेरी पूरी जिंदगी पे इहाता किए हुए थी।
जी। जी, उसके बाद में फिर ये होता है कि मैं तकरीबन ये मान के चलिए कि मुझे कुछ पता नहीं था कि गज़ल किसे कहते हैं, नज़्म किसे कहते हैं, लिखता रहा और तकरीबन तकरीबन ये मान के चलिए कि 2000 में जब मैं अल हरमैन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में था, तो मुझे इंचार्ज बनाया गया अजमान सिटी सेंटर का। सिटी सेंटर में होता ये था कि 2 बजे से लेके 10 बजे तक ड्यूटी होती थी। अब चूंकि मेरी जो लाइफ थी वो एक मदरसे की लाइफ थी, हमारी लाइफ ये होती थी कि हम दोपहर को खाना खाने के बाद थोड़ा सा सोते जरूर थे, कैलूला करते थे। अब ये 2 बजे से रात के 10 बजे तक जो मुझे ड्यूटी मिली उसमें बड़ी तकलीफ हो गई, क्योंकि मुझे खाना खाने के बाद ड्यूटी ज्वाइन करनी होती थी। अब वो नींद आ जाए, और तकलीफ की बात यह है कि अजमान सिटी सेंटर कोई मामूली बात नहीं है। इस तरफ से कैमरा, इस तरफ से कैमरा, वहां पे ना आप कोई लिटरेचर पढ़ सकते हैं, ना आप अखबार पढ़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, आपको अटेंशन खड़ा होना है। मैंने सोचा यार ये तो नींद आ रही है, क्या किया जाए। फिर मेरे दिमाग ने कहा कि दिमाग को मशगूल करो, नींद नहीं आएगी। फिर मैं क्या करता था कि सोचता था, तो मैंने कहा जब सोचना ही है तो मिसरे सोचो। तो फिर वहां से मैंने मिसरे सोचने शुरू किए। फिर कमोबेश 50 से 60 गजलें मैंने वहां पे कहीं, जबकि मुझे पता ही नहीं था कि काफिया क्या है, रदीफ क्या है। ये था कि मेरे अंदर मौजूनी तबा थी, तो मैं लिखता चला गया। उस जमाने की बहुत सारी गजलें हैं उसमें कि तू मेरी याद, तू मेरी नींद को क्यों चुराने लगी, हर घड़ी क्यों तेरी याद आने लगी, मैंने मांगा कभी तेरी तस्वीर था, तू हजारों बहाने बनाने लगी। वो इब्तदाई मरहले की जो गजलें हो सकती हैं, वो उनफुआने शबाब की जो बहुत ही मामूली, बहुत ही कोपल कोपल जो जज्बे होते हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर पाए जाते हैं। तो वो गजलें लिखी। लेकिन यहाँ पे कुवैत में आने के बाद में 2005 में कुछ लोगों से मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये काफिया है, ये रदीफ है। और उसके कुछ दिनों के बाद में मुझे एक किताब दिखाई दी भिंडी बाजार बंबई के अंदर। और बंबई के अंदर मैंने वो किताब को देखा, तो उसमें वो डिजिट कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने देखा था कि कुवैत में लोग जो है डिजिट के जरिए से अपने मिसरों को ठीक किया करते थे। वो जैसे ही मेरी निगाह में आई, मैंने वो खरीदा और उसके बाद में बैठे बैठे किताब पढ़ लिया। मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि उस किताब के अंदर शायरी का जितना भी उसूल बयान किया गया था, वो सब मैं पहले से पढ़ाया रटा रटाया था, लेकिन मैंने सब अरबी में पढ़ रखा था। जी। इल्म बलागत, इल्म फसी और मुशब्बा बिही, मुब्तदा, खबर, तो हश्व, ज़वाइद और फिर तनाफुर सौती, और ये इस तरह की जितनी भी इस्तिलाही अल्फाज हो सकते थे, वो सब के सब तो समझ लिए कि मेरे बपंस थे। मैं उसको रट चुका था, और खास तौर पर रटा मैंने इसलिए था कि मुझे कुरान को समझना था, और एजाज़े कुरानी को समझाने के लिए जितने भी इल्म मानी, बयान और बदी हो सकते हैं, वो तमाम के तमाम पढ़ाए जाते हैं मदारिस इस्लामिया के अंदर। इसलिए मेरा बैकग्राउंड इंतहाई मजबूत था इस मामले में। जी। अब उसको जब मैंने, तो तख्ती जो आपने पढ़ी वो आप तख्ती पहले पढ़ चुके थे, लेकिन अरबी में ही आपने पढ़ा था? नहीं, तख्ती नहीं पढ़ा था, उसूल पढ़े थे, उसूल पढ़े थे। हाँ, उसूल, शायरी के जितने भी उसूल हो सकते थे वो पढ़े हुए थे, लेकिन उर्दू में नहीं पढ़े थे। लेकिन तख्ती का जो मरहला था वो मेरे लिए नया था, उस किताब से शुरू हुआ। और उसके बाद में मैं कुवैत में पहुंचा, उस किताब को लेके सबसे पहले अपनी 50-60 गजलों को मैंने चेक किया। मैंने कहा देखूं कहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो ये जान के आपको ताज्जुब होगा कि 60 गजलों में से 2 गजलें ऐसी थी कि जो बैर में नहीं थी, बाकी सब बैर में थी। क्या बात है, वाह! सब बैर में थी। और उसके बाद 2014 में जब मेरा दीवान शाये हुआ है, तो इब्तिदाई मरहले की कमोबेश 5 से 7 गजलें दीवान में रखा मैंने, इसलिए कि मुझे वो अजीज थी। वो मेरे इब्तिदाई जमाने का कलाम था, हालांकि बहुत अच्छा कलाम ना सही, लेकिन कम से कम यह है कि मेरे अपने जज्बात को पिरोने के लिए वो अल्फाज थे। तो पहली औलाद तो पहली औलाद होती है। बेशक बेशक बेशक। जनाब मसूद हसास साहब, सभी लोग आपकी शख्सियत से, आपकी संजीदगी से, आपके इल्म से, आपके अज़्म से यहाँ पे मुतासिर हैं। आपकी तारीफ पर तारीफ की जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह की संजीदा गुफ्तगू आपसे हो रही है, और आपसे बात करके जो चीज़ें आज दोपहर में भी जब हम तैयारी के सिलसिले में बात कर रहे थे, तो कुछ चीज़ें मुझे मालूम चली, और मुझे एक बार ये यकीन पुख्ता हुआ एक बार फिर कि जब आप किसी
उस्ताद से बात कर रहे होते हैं, किसी काबिल से बात कर रहे होते हैं, तो उसकी हर बात से आप कुछ सीख सकते हैं, बशर्ते आपका दिलो ज़हन खुला हुआ हो, आप तैयार हों, आपकी आँखें खुली हों सीखने के लिए। और इस वक़्त भी आपको, जो मैं सुन रही हूँ, हमारे तमाम नाज़रीन सुन रहे हैं, वो भी इस बात से हम मेरे साथ इत्तेफ़ाक रख रहे हैं कि जो मैं सोच रही थी वो सही है। आप से मैं कुछ और चीज़ें पूछूँगी ज़रूरी, लेकिन इससे पहले जो आपने की जो तंज़ीम है, तवाज़ुन उर्दू अदब और अदब गज़ल एकेडमी, इन दोनों के आप फाउंडर हैं। इन दोनों के बारे में बताएँ कि कुवैत में इनको आपने कैसे शुरू किया, इसके पीछे इनका मकसद क्या है? ये किस तरह से काम कर रही हैं उर्दू की बक़ा के लिए, अदब की बक़ा के लिए? कैसे ये काम कर रही हैं और क्या-क्या इसके होता है इसके ज़रिए एहतमाम? जी। पहली बात ये लफ्ज़ दुरुस्त कर लीजिए, अदब नहीं बल्कि जी। आदाब गज़ल एकेडमी। आदाब गज़ल एकेडमी, ओह! जी, जी। आप मेरे पीछे आप देख माज़रत। सकती हैं कि उसका जी, 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 लोगो यहाँ पे माज़रत, दिखाया गया है। माज़रत। जी, ये आदाब आदाब गज़ल गज़ल एकेडमी। एकेडमी। जी। जी, जी, जी। हुँ, जी। तो आदाब गज़ल एकेडमी असल में इस बुनियाद पे इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि जी। उमूमी तौर पर खलीज के अंदर 2 किस्म के शायर पाए जाते हैं। जी। एक वो शायर हैं कि जो बने बनाए हिंदुस्तान से आ गए हैं और उसके बाद ठीक-ठाक अपनी बात, या पाकिस्तान से आ गए हैं, इसलिए कि ये दोनों ही हुँ, खित्ता है जहाँ जी, पे उर्दू बोली जाती है और गज़ल पे काम होता है। ये हज़रात यहाँ जी। पे आ गए और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम किया। लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं कि जब उनके पास में पैसा-वैसा हो जाता है, तो वो यहाँ पे क्या करते हैं कि मान के चलिए कि कुछ भी अल्लम-गल्लम सल्लम लिखा और किसी बेहतरीन उस्ताद को पकड़ा और उसने उसको जी। बेहतरीन जामा पहना दिया, इसको वापस कर दिया, पता ये चला कि गज़ल अच्छी हो गई। हुँ। आपको खलीज के अंदर इस तरह के बेशुमार शुरा मिलेंगे कि जो अगर आपके सामने बैठ जाएं और आप उनसे कह दीजिए कि ये मिसरा है, ये मिसरा है, इसको दुरुस्त करके दे दीजिए, मेरा ख्याल यह है कि मोर देन 35% लोग उसमें नाकाम हो जाएंगे, इसलिए कि वो खुद खाम माल भेज करके और पुख्ता माल सप्लायर से लेते हैं। जी, जी, जी। तो ये दुरुस्त सूरत है। फरमाया आपने। मैंने जब ये देखा जी। कि यार यहाँ तक हालात खराब हो चुके हैं, मखदूश हो चुके हैं कि लोग अपने अदब से नावाकिफ हैं, अपनी तहजीब से नावाकिफ हैं, और फिर बड़ी बात यह है कि बेगैरती के उस मकाम पे पहुंच चुके हैं कि वो सीखना भी नहीं चाहते हैं। तो जी, मैंने कहा नहीं बिल्कुल। यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए कि जो गजल के मुस्तलहात अद-दकीका हैं, यानी बहुत ही ऐसे अल्फाज जो हमारी जबान पे भी जारी नहीं होते हैं, हमारे कान भी उससे नामानूस हैं, उनको आसान बनाओ। गजल के लिए नई नस्ल को अगर जोड़ना है तो आसान लफ्जों में उनसे वार्तालाप कीजिए, उनसे गुफ्तगू शुनीद आसान लफ्जों में हो, वो इस्तिलाही अल्फाज अपने यहाँ से हटा दीजिए। तो हम लोगों ने ऐसा सोचा कि एक एकेडमी की बुनियाद डालते हैं कि जिसके अंदर हम गजल के ताल्लुक से बात करेंगे, गजल की बुनियादी खद्दो खाल क्या है वो बता देंगे लोगों को। और फिर हम जी। 4 लोग मिलते, मैं और एक हमारे दोस्त, इंतहाई मोहतरम दोस्त साबिर उमर साहब हैं, और उसके अलावा एक जी। अयूब खान झापड़ हैं, वो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि जो है ये हम तीनों बुनियादी तौर पर, और उसके साथ में एक इब्राहिम संगे कासिद और कमाल बुरहानपुरी, कमाल अंसारी के नाम से। तो ये लोगों ने मिलकर के हमने एक आदाब गज़ल अकेडमी की बुनियाद डाली, और इसके जो सरप्रस्त हैं वो अपने वक्त के आफोताब माहताब जैसे लोग, जिसमें मिर्जा उमर बेग ऐसे शख्स की जब वो अफसाना लिखते हैं तो ये मान के चलिए कि गूंगे किरदार के जरिए से भी गुफ्तगू करवाते हैं, इतनी आला पैमाने का उनका कलम है। बेहतरीन जी। साइंटिस्ट, कुवैत यूनिवर्सिटी के अंदर सफ़े अव्वल के साइंटिस्ट। इसके अलावा जो है हुँ। असलम इमादी साहब की, जो के ओसी के बेहतरीन सफ़े अव्वल के साइंस, सॉरी सफ़े अव्वल के इंजीनियर, की जब दूसरी इंजीनियर का अपॉइंट होता है तो वो इंटरव्यू लेते हैं उस मकाम पे। अब तो खैर वो जी। रिटायरमेंट होके जा चुके हैं इंडिया में, वो हैदराबाद में ही हैं। शाहजहां जाफरी जी। हिजाब साहिबा कुवैत के अंदर रहती हैं, लेकिन अदब का कोई सिर्फ ऐसे, अदब की कोई सिर्फ ऐसी नहीं है जिसपे उनकी एक किताब ना हो। कमाल है, हमद पे उनकी किताब है, नात पे उनकी किताब है, नावल पे उनकी किताब है, स्क्रिप्ट राइटर पे उनकी किताब है, नावल पे उनकी किताब है, जो है
इसके अलावा 2-3 नावलें हैं और मज़ामीन उनके अपने हैं, वो ये सिर्फ ऐसी नहीं है जिन पे उनकी किताब ना हो। और ये हिंदुस्तान के अमरोहा से हैं, बम्बई यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इसके अलावा डबल एमए किया है, एक तो बम्बई यूनिवर्सिटी से, दूसरे इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से भी किया है। तो ये खातून हमारी सरपरस्त हैं। इसके अलावा डॉक्टर आमिर किदवई साहब हैं। ये 4 आदमी, डॉक्टर आमिर किदवई जो जीती जागती लखनऊ की तहजीब है हमारे यहाँ कुवैत के अंदर। अगर किसी से ये कहना हो कि लखनऊ से मुलाकात कर लो तो डॉक्टर आमिर किदवई को जाके देख लो। वह अपनी शक्ल के एतबार से, अपनी चाल के एतबार से, अपनी ढाल के एतबार से वो तहजीब जो लखनऊ की तहजीब हमारा असासा हुआ करती थी, आज की तहजीब नहीं। मैं आज की तहजीब की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल तो वो खैनी खाने वाले लुंगी बरदार लोग वहां पे सब भट्टे पड़े हुए हैं, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन शोराफा की जो आज भी शोराफा पाए जाते हैं लखनऊ के अंदर, आज भी उनके यहाँ ज़बान की पासदारी होती है, आज भी उनकी उर्दू के अंदर मुलायमियत पाई जाती है, आज भी वो हरीरी जुमले अपनी जुबान से अदा करते हैं, आज भी वहां के बेशतर खानदान के ऊपर लफ्ज़े हम आता है, मैं नहीं आता है। उस तहजीब के रखवाले डॉक्टर आमिर किदवई यहाँ पे हैं। तो डॉक्टर आमिर किदवई ये 4 हजरात इसके थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको जैसे ही गठन किया आदाब गजल एकेडमी का, तो पहला बैच हमने चलाया कि वो हजरात जो गजल सीखना चाहते हैं लेकिन दकीक अल्फाज पे जो मुस्तलहात हैं उससे दूर रहना चाहते हैं, तो हमने उन लोगों के लिए काम किया। और पहले बैच के अंदर हमारे तकरीबन 18 या 19 बच्चे थे जिन्होंने गजल कहना सीखा। और कमोबेश ये मान के चलिए कि 20 से 22 लेक्चर के अंदर वो इस लायक हो गए कि अपनी गजल की तख्ती आज खुद करते हैं। क्या बात है, 20-22 लेक्चर, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, उसके बाद में अभी लॉकडाउन के जमाने में हमने दूसरा जो बैच चलाया, ओनली 24 डेज के अंदर हिंदो पाक, अमेरिका और जो है इसके अलावा जर्मनी और मलेशिया, ना जाने कहां के तमाम लोग मर्द और खवातीन थे कि 24 दिन के अंदर उन लोगों ने अपनी गजल की तख्ती की है। इस हद तक उनको सिखाया गया। उनसे कहा गया कि ये जितने भी उर्दू के अल्फाज हैं जो बहरों के नाम लिए जाते हैं, तो मकबून है, तो सालिम है, तो शतर है, तो ये है, तो वो है, वो अल्लम गल्लम जितने भी नाम हैं, भैया आप उसको भूल जाइए, आप आइए सस्ते लफ्जों में गजल सीख लीजिए। आप अपने मिसरे को जब कह दीजिए तो आपके अंदर इतनी हतमी राय हो, ये गजल मैंने कही है और ये बहर में है तो है, ये कॉन्फिडेंस लेके जाइए। तो आदाब गजल एकेडमी तख्ती के मामले में तमाम लोगों को खुद कफील बनाती है, ये उसका बुनियादी उसूल है। ये हमने करके दिखाया। तीसरा बैच अभी चल रहा है। तीसरे बैच के अंदर कमोबेश 100 लोग हैं। क्या बात है, वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम है ये। अच्छा, ये तो रही आदाब गजल एकेडमी के बाद में। लेकिन दूसरी बात आपने जो पूछा है कि तवाजुन, जो तहरीक तवाजुन उर्दू अदब है, हाँ, वो हिंदू पाक के शुअरा मिलके बैठे और उसके बाद में उन्होंने कहा कि जो नई नस्ल के लोग हैं उनके कलाम को देखा जाए, उस पर गुफ्तगू की जाए और गुफ्तगू ऐसी हो कि उसमें कितने महासिन हैं वो पहले सामने लाए जाए, और बाद में उसके अंदर अगर कुछ ऐब छुपा हुआ है जिसे माइब कहते हैं तो उस पर भी निशानदेही की जाए। तो इसके लिए हम लोगों ने तवाजुन की बुनियाद डाली। तो अब उसके अंदर होता क्या है कि जुमा को एक प्रोग्राम होता है 2 घंटे का, उसमें एक उन्वान के तहत या किसी रदीफ के तहत गजलें आती हैं, गजलों के ऊपर 4-6 लोग कलाम करते हैं। कलाम के अंदर सबसे पहले बुनियादी बात अप्रिशिएशन होता है। आपने गजल कही, ये मतलब इस बुनियाद पे इंतहाई खूबसूरत है कि दोनों के दरमियान में मफहूम की हमाहंगी बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर आपने इस लफ्ज के अलावा ये लफ्ज ऐसे कर लिया होता तो ज्यादा बेहतर होता। इस तरह से उनकी रहनुमाई की जाती है। इसके अलावा उसका एक माहाना रिसाला भी होता है कि मतलब ऐसे हजरात कि जो किसी मुजल्ले में छपते नहीं हैं, उमूमी तौर पर उनको कोई घास नहीं डालता, तो उनके कलाम को बाज़ाब्ता वहां पर नुमाइंदगी दी जाती है। तो इंटरनेशनल तौर पर होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दोनों जितने भी ये दोनों इदारे हैं, ये आदाब गजल एकेडमी है या जो है तवाजुन उर्दू अदब तहरीक है, ये दोनों अल्लाह का शुक्र है कि बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। और हमारा मेन मकसद यही है कि हम जब यहाँ से चले जाएं दुनिया से, तो कुछ लोग ऐसे हों कि जिनके हाथों के अंदर ज़मामे हुकूमत उर्दू अदब की दे दी जाए और हम निश्चिंत हो जाएं कि उर्दू बाकी रहेगी। क्या बात है। और जनाब मसूद हसन साहब, मैं ये सुन के सिर्फ ये सोच रही हूँ
کہ ہمارے آس پاس ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں باہر بھی اردو کو جو سن لیتا ہے اس سے اردو زبان سے تو اس کو محبت ہو ہی جاتی ہے، پھر وہ لکھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے غزلیں نظمیں، اور کچھ بھی دو اگر مصرے لکھ لیے ہیں اوپر نیچے آگے پیچھے تو وہ اس کو غزل مان کر ہی چلتا ہے، اور یہ وہ کہتا ہے کہ اب میں غزل گو ہو گیا ہوں یا ہو گئی ہوں۔ سوال یہ ہے کہ وہ غزل صحیح کیسے ہوگی، وہ غزل پورے غزل کے اصول اور آداب پہ صحیح کیسے اترے گی، وہ غزل صحیح کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کرنے کے لیے استاد کہاں سے ملیں گے، وہ غزل واقعی میں معیاری کیسے ہوگی، یہ بتانے والا ہمیں کوئی نہیں ملتا۔ تو ٹوٹی پھوٹی ٹیڑھی میڑھی جیسی بھی ہم لکھ پاتے ہیں اس کو لکھتے ہیں اور غزل کہہ کر خود کو خوش کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے غزل لکھنی سیکھ لی ہے۔ لیکن ایسی اکیڈمی، ایسے استاد، ایسے اساتذہ جو ہمیں یہ بتائیں کہ ہم 21 دن میں، 24 دن میں، مہینے بھر میں اپنی غزل کی تختی خود کر سکیں اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ اپنے آپ یہ کہہ سکے کہ ہم نے غزل صحیح لکھی ہے، اگر کوئی یہ سکھا رہا ہے تو میرے خیال سے یہ نہ صرف کویت بلکہ پوری دنیا میں ایک اس کو نایاب کام کہا جائے گا، اور اس کے لیے جتنا زندہ باد کہا جائے وہ کم ہے۔ اور کہیں نہ کہیں ہم اس بات کو، جو آپ نے آخر میں یہ بات کہہ بھی دی کہ جب ہم دنیا میں نہ ہو تو کم سے کم ہم اپنی تہذیب کو، زبان کو ان ہاتھوں میں سونپ کر جانے کا اطمینان کر سکیں کہ اب وہ بچی رہے گی، وہ جہاں پہ ہے وہ جسے بولتے ہیں نا پیور، اپنے پیور فارم میں رہے گی۔ وہ یہ بہت بڑا کام ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ایسا کام ہو، کیونکہ کسی کی برائی کر دینا تو بڑا آسان ہے، کسی کی غزل کو سن کے خارج کر دینا آسان ہے کہ بہت ہی بیکار لکھی ہے، مگر کیا بیکار لکھی ہے، وہ صحیح کیسے لکھ سکتا ہے، صحیح کیسے ہوگی، یہ بتانے والے ہونے بہت ضروری ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں اور بہت بڑا کام ہے۔ میں آداب غزل اکیڈمی اور توازن اردو ادب دونوں کو میں سلام کرتی ہوں، اور آپ کو، ان کے آپ فاؤنڈر ہیں، ان کو میں سلام کرتی ہوں۔ آپ پوئٹ ہیں، آپ شاعر ہیں، اور یہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں بہت دیر سے آپ کے کلام، آپ کی غزل کی فرمائشیں ہو رہی ہیں، اور مجھے بھی اب بہت اندر سے یہ اچھا ہو رہی ہے، یہ خواہش جاگ رہی ہے کہ میں آپ کی غزلوں کو سنوں، پھر ہم آگے بات کو جاری رکھیں۔ تو آپ کے کچھ کلام ہم سننا چاہیں گے۔ آپ نے بہت شکریہ کہ آپ حضرات میرا کلام سننا چاہتے ہیں۔ میں ایک دو قطعے سنانے کے بعد میں دو غزلیں سناؤں گا تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ میری جو شخصیت ہے وہ کس حد تک منقسم ہے۔ اس لیے کہ جب میں غزل لکھتا ہوں تو میرے اوپر جو چیز، مطلب جو میں اپنے اوپر حاوی کرتا ہوں اس کو لفظوں میں سمونے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو وہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میں عربی اور فارسی سے آیا ہوا ہوں تو میری عربی اور فارسی سامنے آ جاتی ہے، تو وہاں پہ الفاظ اس لیول کے ہوتے ہیں۔ اور جب میں اپنی زبان پہ آتا ہوں، کیونکہ میں کبیر داس کے یہاں سے ہوں اور میں لکھنؤ سے بلونگ کرتا ہوں، لکھنؤ کے اطراف کا ہوں، لکھنؤ کا نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب میری وہ زبان آتی ہے تو پھر اس کے حساب سے تو اس میں ملائمیت اور لطافت آ جاتی ہے۔ جی بالکل۔ یہ ہے کہ اجالے ہاتھ لگیں ایسے دور کی خاطر، اجالے ہاتھ لگیں ایسے دور کی خاطر، ہزار زخم سے خود کو سجانا پڑتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا اور بات ہے، فقط چراغ جلانے سے روشنی کیسی، فقط چراغ جلانے سے روشنی کیسی، اسے جلا کے ہوا سے بچانا پڑتا ہے۔ آہا، کیا گہری بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ اور ایک چار مصرے اس اور ہیں شعر کہ کو میں آپ سے دوبارہ کہنے کی گزارش کروں گی، چراغ کا وہ شعر، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ ایک بار پھر ہم سننا چاہتے ہیں شعر نوازش کو۔ نوازش جی۔ اجالے ہاتھ لگیں ایسے دور کی خاطر، ہزار زخم سے خود کو سجانا پڑتا ہے۔ جی، اجالے ہاتھ لگیں ایسے دور کی خاطر، دور ہزار کی زخم سے خاطر خود کو سجانا پڑتا ہے۔ سجانا فقط پڑتا چراغ ہے، جلانے سے روشنی کیسی، کیسی اسے جلا کے ہوا سے بچانا ہوا پڑتا ہے۔ سے بچانا پڑتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ یہی بھول جاتے ہیں لوگ، چراغ جلانے کے بعد ذمہ داری پوری سمجھ لیتے ہیں، جی جی، اسے ہوا سے بھی بچانا پڑتا ہے، کیا ہوا بات سے ہے، بھی واہ۔ بچانا پڑتا ہے۔ جی 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 اور جی چار مصرے اپنی زبان کے حوالے سے جو میرے نمائندہ شعر ہیں کہ دو چار دس کے نام کو لینا فضول ہے، جی الزام ایک شخص کے سر جانا چاہیے۔
क्या बात है, क्या बात है, वाह दो वाह, चार 10 के नाम को लेना फजूल है, इल्जाम एक फजूल शख्स है। के सर जाना चाहिए। रोटी जी, जहां पे बिकती हो इज्जत के भाव पर, उस शहर के अमीर को मर जाना चाहिए। क्या बात है, वाह उस शहर के अमीर को वाह मर जाना चाहिए मेरा। वाह। चलिए मैं आपको गजल के दो दौर में लेके चलता हूं। जी बिल्कुल। जी, शेर देखिए, चंद ही शेर सुनाऊंगा इस गजल की। टपक न पाई मगर शख्सियत भिगो गई थी। क्या बात है। टपक न पाई मगर शख्सियत भिगो गई थी। जी, वो एक बूंद थी जो कल्बो रूह धो गई थी। क्या बात। टपक न पाई मगर शख्सियत भिगो गई थी। वो एक बूंद थी भिगो जो गई थी, कल्बो रूह धो गई थी। धो गई और थी। खता खता मुआफ मेरा हर्फ हर्फ सूरज था। आहा, क्या बात है। खता मुआफ मेरा हर्फ हर्फ मेरा सूरज हर था। हर सूरज था। तुम्हारी आंख ही कुछ देर तुमसे खो गई थी। क्या बात। तुम्हारी बहुत उम्दा, आंख ही बहुत ही कुछ देर खूबसूरत। तुमसे खो गई थी। और शेर देखिए कि इसे सलीब पे जाने का कोई शौक नहीं। वाह। इसे सलीब पे जाने का कोई शौक नहीं। कोई हमारी शौक नहीं है। जात पुकारी गई थी तो गई थी। क्या बात है, वाह। हमारी जात बहुत पुकारी सुंदर। गई थी तो गई पुकारी थी। गई थी तो गई थी, जी, वाह 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 वाह। और ये भी शेर देखिए कि ये आप फिर से निकाले हैं क्यों वही मौजू। ये आप फिर से ये आप निकाले हैं फिर से क्यों वही निकाले मौजू। हैं, क्यों वही मौजू, वाह। हमारी आपकी इस पर भी बात हो गई थी। आ हा, क्या बात, क्या बात, क्या बात। हमारी आपकी इस क्या पर भी बात सलीका, हो क्या तरीका, क्या अंदाज़े बयां, वाह क्या गई। बात जी, है, वाह। नवाजिश। शेर देखिए, चंद शेर दूसरी गजल के कि जिस आंख ने देखा नहीं घर बार से आगे। वाह वाह। जिस आंख ने देखा नहीं घर बार से आगे, देखा नहीं वो घर कैसे बार कहे से क्या आगे। हुआ बाजार से आगे। क्या बात है। इस बार तो दरपेश था खुद अपना ताकुब। हम्म। इस बार भी चलना पड़ा हर बार से आगे। क्या बात है। इस बार क्या भी बात है। कश्ती के मुकद्दर में भंवर था। इस बार क्या भी बात कुछ है, इस हाथ बार थे भी। पतवार से आगे। क्या बात है, वाह। और इस बार भी तामीर की वहशत न हुई कम। जाना ही पड़ा शहर वाह। को दीवार से आगे। क्या बात है, वाह वाह। जाना ही पड़ा शहर को दीवार से आगे, वाह और वाह। आखिरी शेर इस गजल का देखिए कि इस बार भी वह शख्स न सुन पाया मेरी बात। वाह, क्या बात है, इस बार भी वो शख्स न सुन पाया मेरी बात। दीवार ही दीवार थी दीवार से आगे। क्या बात, क्या गहरी बातें हैं और क्या आसान सा तरीका है कह देने का। जी, वाह। ये असल में जब मैंने गजल के दूसरे मरहले में मैं आया हूं, कमोबेशी मान के चलिए कि जो तो मैंने आसान लफ्जों में गजल कहनी शुरू कर दी है, वरना मैं बड़ी जी दकीक अल्फाज में शेर जी। कहा करता था। लेकिन तो कमाल लोग ये है, कमाल ये है मसूद साहब की लफ्ज आसान जरूर है लेकिन जो बात है वो बड़ी कठिन है। इन्हें समझना आसान नहीं होगा जब तक इसमें उतरा नहीं जाए। बहुत बड़ी खूबसूरत, नवाज। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मैं आपको दो तीन शेर अपनी नुमाइंदा गजल के सुनाऊंगा कि जिसमें मैंने लफ्जियात को बरता है। जी जी। वो हजरात की जो यहाँ पे फारसी और अरबी दां बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हजरात ऐसे हैं जो प्रोफेसर लेवल के हैं। मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। ये वो लोग जी हैं जी। कि उनको
तीन चीजें चाहिए गजल के अंदर। गजल के अंदर जबान की लताफत भी चाहिए, उसमें मुअर्रब व मुफर्रस तराकीब भी होनी चाहिए, और फिर उसमें मफाहिम की बुलंद आहंगी भी होनी चाहिए। जब इस तीनों के मुसल्लस से गजल तश्कील पाती है, तब जाके कोई प्रोफेसर उसे इस लायक समझता है कि लाओ इस पे तनकीद करना, वरना इसके पहले तो कोई घास भी नहीं डालता। जी जी, दो तीन शेर के हो सकता है कि ये लफ्ज मैं आपको बता दूंगा उसका तर्जुमा। मताफे शौक रहा सिर्फ आस्ताने इश्क। वाह। मताफ कहते हैं कि जहां पे गोल दायरा चक्कर लगाते हैं अपनी आस्था और श्रद्धा के लिए, जी, और खास तौर पर खाने काबा के इर्द गिर्द जो चक्कर लगाते हैं तो उसको तवाफ कहते हैं, और उस पूरे एरिया को मताफ कहते हैं जहां पे तवाफ किया जा रहा हो। अच्छा, मताफे शौक रहा सिर्फ आस्ताने इश्क, दीवाने इश्क के पढ़ते रहे दोगाने इश्क। क्या बात। ये दोगाने इश्क का मतलब है, दोगाना कहते हैं ईद और बकरीद में 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, उसको दोगाना कहते हैं। और ये खुशी है कि मताफे शौक रहा सिर्फ आस्ताने इश्क, दीवाने इश्क के पढ़ते रहे दोगाने इश्क, और तुम्हारे साथ में सेहरा नवर्द बन जाते। क्या बात। तुम्हारे साथ में सेहरा नवर्द बन जाते, समेट लेते कभी इश्क में खजाने इश्क। क्या बात। वाह वाह वाह, क्या बात है। और मेरे बुजुर्ग ही उस बाब के मुसन्निफ हैं, पढ़ाया जाता है जिस बाब में तराने इश्क। क्या बात है। वाह वाह, बहुत ही। मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, मैं जानता हूं कि कालिदास हमारे यहाँ के थे। जी बिल्कुल। मैं जानता हूं कि यूपी की तहजीब क्या है। कबीरदास हमारे यहाँ के थे। मैं हिंदुस्तान की धरती से, इसलिए कि जब मैं कुवैत की जमीन पे बैठा हुआ हूं तो मैं ना वहां पे यूपी का माना जाता हूं, ना मैं वहां पे हैदराबादी हूं, ना यहाँ पे मैं बम्बईया हूं। मेरी सिर्फ और सिर्फ एक पहचान है, हर शख्स मुझे जानता है, हादा हिंदी, या इंडियन है। मेरे अपने बिताके पे भी हिंदी लिखा हुआ है, तो मेरी पहचान इंडियन की हैसियत से है। तो मैं उस जमीन का नुमाइंदा हूं कि जिस जमीन ने हमा वक्त हजारहा कलर के, हजारहा रंग के फूलों को यकजा करके गुलदस्ता बनाया और उसका नाम भारत, हिंदुस्तान या इंडिया रखा। मैं उस जमीन का नुमाइंदा हूं, इसीलिए कहा कि मेरे बुजुर्ग ही उस बाब के मुसन्निफ हैं, पढ़ाया जाता है जिस बाब में तराने इश्क। तराने इश्क, वाह। और ये इश्क इश्क है, इसकी ग़िज़ा नहीं आसान। वाह। ये इश्क इश्क है, इसकी ग़िज़ा नहीं आसान, फकत दिलों की मोहब्बत है आबोदाने इश्क। फकत दिलों की मोहब्बत है आबोदाने इश्क। तो जब मूड में रहता हूं तो ऐसी भी गजलें लिखता हूं, लेकिन उमूमी तौर पर कोशिश ये करता हूं आजकल के जमाने में कि इस तरह से बोलते मिसरे लाए जाएं कि जो हमारी नई नस्ल उसको सुनने के फौरन बाद उसको समझ जाए। उसे जब डिक्शनरी या लुगत खोल के लफ्जों को तलाशना पड़ता है तो ये काम वो नस्ल करती ही नहीं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि ये काम करे तो शायद बहुत कुछ सीख भी जाए, अगर वो डिक्शनरी और लुगत खोल ले तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिले, लेकिन इतना वक्त शायद वो निकालना जरूरी नहीं समझती। जी, हमारे यहाँ आदाब गजल एकेडमी के अंदर, प्रतिमा जी बात आपकी कट गई, मैं उसके लिए सॉरी कि जी। हमारे यहाँ आदाब गजल एकेडमी के अंदर पहला लेक्चर देने के बाद में जब उनसे कहा जाता है, हम ऐसा करते हैं कि इसमें बताया जाता है कि हर्फ कैसे बना, हर्फ से लफ्ज कैसे बनता है। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले 2 हरफी अल्फाज बनते हैं, जैसे कर, अब, तू, मैं, सर, लब, ये 2 हरफी अल्फाज हैं। उसके बाद में कहते हैं कि इसके बाद में आप 3 हरफी अल्फाज पे आइए, जैसे अगर, कलम, अलम, ज़हन। अब क्या करते हैं कि इसमें हम डिफाइन कर देते हैं, उनको कहते हैं एक बात याद रखना, ये 3 हरफी अल्फाज 2 किस्म के हो गए हैं। एक है कलम, कलम, आप इसकी हैयत को देखिए, इसके पूरे सरापे को देखिए, क्या है? कलम, कलम, कलम।
एक हर्फ पहले है और दो हर्फ की जोड़ी बनी हुई है, कलम, कलम। जो जितने भी सुनने वाले हैं मैं उनको बता दूं कि आदाब गजल एकेडमी का मोटो ही यही है, हमारी अपनी बुनियादी बात ही यही है। अगर आप चाहें तो आदाब गजल एकेडमी को कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि इस हल्फ की, इस लफ्ज की जो हैयत है, इसकी जो ओरिजिनल पहचान और इसका सरापा है, क्या है? कालम। तो पहला हर्फ काफ है, अकलौता है, किसी के साथ जोड़ी नहीं बनाया है, लेकिन लाम ने मीम से जोड़ी बना ली है, ये लम हो गया। ये दो हर्फ आपस में हो गए हैं। उर्दू अदब की टोटली दीवान को जितने भी आज तक किताबें लिखी गई हैं, ये इसी बुनियाद पे लिखी गई हैं, या तो हर्फ किसी दूसरे हर्फ से जोड़ी बनाएगा या नहीं बनाएगा। इतनी बात आपको समझनी है। अब देख लीजिए कि आपने क्या कहा, कालम। आपने काफ को अकलौता हर्फ कहा है, इसको 1 नंबर दे दीजिए। लाम मीम से जोड़ी बना लिया है, 2 नंबर दे दीजिए। अब हो क्या गया है कि इसके वजन पे जो दूसरा हर्फ लेके आएंगे, जैसे क्या कहा आपने, अगर, अगर। अब अलिफ अ किसी से जोड़ी नहीं बनाया है, इसको 1 नंबर दे दीजिए। और गर में गाफ ने रे से जोड़ी बना लिया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि कालम अगर, ये दोनों एक तरह के लफ्ज हो गए हैं। ये कहीं पे भी दो मिसरों के दरमियान में अगर शुरू अगर आप करना चाहते हैं मिसरों को, तो अगर कलम से आपका मिसरा शुरू हो रहा है तो दूसरा मिसरा अगर से शुरू हो सकता है, ये बता दिया जाता है। जी। लेकिन अगले मरहले पे जो आपने बात कही थी उसी को कह रहा हूं। लेकिन कहा जाता है कि 3 हरफी अल्फाज की जो दूसरी शक्ल है वो ऐसी नहीं है, बिल्कुल उसका उलट है। जैसे लफ्ज है जहन, जहन। अब जाल ने हे से जोड़ी मिला ली है, जाल ने हे से जोड़ी बना ली है, और नून अकेला है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अकल, ये जो सॉरी कलम के अंदर 1 और 2 था, लेकिन जहन में 2 और 1 हो जाए, 2 और 1 हो गया। जी। अब आपको देखना यह है कि हमारे मुआशरे, हमारे समाज के अंदर लफ्ज जो बोला जाता है वो ज़ेहन बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल उसकी जो हैयत है वो ज़हन है, ज़हन है। अब उनसे कह दिया जाता है कि आदाब गजल एकेडमी के अंदर अगर आपको 12, 15, 22 मैक्सिमम 22 लेक्चर में अपनी गजल की तख्ती खुद करनी है, तो आज से आप एक लफ्ज भी जो होमवर्क का देंगे वो बगैर डिक्शनरी, बगैर लुगत के देखे हुए नहीं देंगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपको निकाल दिया जाएगा। उसमें मजबूर होकर के वो देखते हैं बाबा ये ज़हन है या ज़हन है, अक्ल है या अकल है, और बेशतर लोग अकल ही बोलते हैं, बेशतर लोग ज़हन ही बोलते हैं। तो इस चीज को बुनियादी तौर पर उनको समझाया जाता है, और यहीं से उनको समझ में आ जाता है कि लफ्ज की हैयत कैसी है। और जब हैयत का इदराक हो जाए तो गजल की मिसरा साजी के अंदर कोई परेशानी नहीं होती। क्या बात है। और ये कमाल की चीज रही है। हमारे नाज़रीन भी ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से जो अदबी क्लास है, ये मेरे लिए गुफ्तगू कम है, ये क्लास में बैठकर उस्ताद से सीखना ज्यादा है मेरे लिए। और मुझे ये भी लग रहा है इस वक्त इस तरह से अगर सीखा जाए, और सिखाने वाले खुद पहले सीखते हैं, पहले खुद उसमें पारंगत होते हैं, उसमें फिर पहले माहिर होते हैं, फिर वो आपको जाते हैं अपने स्टूडेंट्स को बताने के लिए। कितना सही तरीका है ये समझाने सिखाने का। शायद जिंदगी में कभी कलम, ज़हन, ये जो लफ्ज आपने अभी बोले बताए, वो अगर एक क्लास के तौर पे सीखा जाए तो कभी भूला नहीं जाएगा। और आपने मेरे मन की बात कह दी सर कि कैसे इस एकेडमी को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो वाकई में गजल लिखकर, गजल जैसा लिखकर कुछ ये सोचते हैं कि ये गजल है, और ये चाहते हैं कि कोई इसको ठीक कर दे, कोई इसको सही कर दे, कोई ये बता दे कि हमने जो लिखा है वो दरअसल है क्या। तो ऐसे में ये एकेडमी और ऐसी जो सरपरस्ती है वो बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो गजल लिखने की कोशिश कर रहे हैं ईमानदारी से, लेकिन इसकी टेक्निक नहीं जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब हमारे हमारे प्रोग्राम का समय अब खत्म होने वाला है, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज मैं आपसे चाहती हूँ कि आप यहाँ बताएं, क्योंकि ये एक इतना बड़ा सवाल है जिसका सही जवाब बहुत कम लोगों के पास होगा, जहां तक मुझे अंदाज लगता है। आपने आज बताया था कि आपका दीवान है,
और मैंने दीवान के नाम पे, जैसे मैंने ही दीवाने गालिब पढ़ा है, दीवाने मोमिन थोड़ा देखा है, और मुझे हम्म, लगता था कि दीवान का मतलब होता है कि कलेक्शन। अगर मैंने 100 हम्म, गजलें लिख दी हैं, 200 गजलें लिख दी हैं, 500 1000 कुछ लिख दिया है, उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया है अगर, तो वो जो है वो है दीवान। लेकिन आज मुझे मालूम चला कि दीवान दरअसल वो नहीं है। तो मैं आपसे ये मजमुआ, कुल्लियात और दीवान, ये 3 चीजें हैं, और ये 3 चीजें मुझे तो नहीं मालूम थी, क्योंकि मैं तो बहुत ही कम जानती हूँ इस बारे में। मेरे ख्याल से बहुत बड़े-बड़े जानने वाले भी इन चीज़ों को या तो जानते नहीं हैं या सही तरीके से बताते नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन तीनों के बारे में हमको बताएँ कि मजमुआ क्या है, कुल्लियात क्या है और दीवान क्या है, और इसमें क्या फ़र्क है? हम्म। और फिर आपके दीवान की कुछ गज़लें भी हम सुनना चाहेंगे, कुछ अशआर सुनना चाहेंगे उसके। जी, बेहतर। जी। देखें, जो लफ्ज़ दीवान आपने कहा है, दीवान के लिए एक मख़सूस जी। फ़ॉर्मेट है, जो हमारे बाप, जी। दादा और जो शायरी में, मतलब हमारे जो बाप, दादा, जद्द-ए-अमजद जो हैं, उन्होंने एक जी, चीज़ जी, जी। करके दिखा के हमको गए हैं। इसलिए जी। उसका जो फ़ॉर्मेट है, वो 100% मुसल्लम है। अच्छा, रही हुँ, बात कुल्लियात और मजमूए के ताल्लुक से, थोड़ा-सा बात हुँ, गुंजलक है, बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं है। लेकिन जब आप हुँ, लफ्ज़ियाती एतबार से उसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, तो मजमूआ कहते हैं हुँ, किसी भी चीज़ों को मिला-जुला करके एक जगह रख दिया जाए, उसे मजमूआ कहते हैं। तो उसे कलेक्शन कहते हुँ, हैं। आपने अपनी ग़ज़ल का जितना हुँ, भी मजमूआ है, उसे शाये कर दिया, तो ये हो गया मजमूआ। और ये मजमूआ है आपकी ज़िंदगी के अंदर, पता ये चला कि 2 मर्तबा, 3 मर्तबा, 4 मर्तबा कुछ चीज़ें निकली हैं और आपने उसको कहीं शाये कर दिया, तो वो 4 मजमूए हो जाएँगे। हुँ। वो मजमूआ ये है, जी, जी, मजमूआ हो मजमूआ जाएगा। हो गया। लेकिन मजमूआ हो वही गया, जी, हाँ, जी। लेकिन वही आदमी नज़रियाती एतबार से जितनी उसकी शायरी है, वो इकट्ठा कर रहा है, और उसकी तमाम तर नज़रियाती जो भी शायरी हो सकती है, उसको इकट्ठा जब कर लिया जाए, तो ये कुल बन जाता है। ये उसका कुल असासा हो जी, गया, तो वो कुल्लियात बनता है। जी, जी, तो उसकी जो नुमाइंदा शायरी की तमाम तर जितनी भी असासे हैं, उसको इकट्ठा अगर कर दिया जाए, तो ये कुल्लियात कहलाता है। और मजमूए का मतलब कोई भी जी। कलेक्शन हो, उसको आपने शाये कर लिया है। ये 2 बुनियादी फ़र्क इनमें है। लेकिन तीसरी चीज़ जो मजमूआ आपने और कुल्लियात, जी, जी। कुल्लियात, हुँ, जी। तीसरा जो हुँ। दीवान है, सबसे अहम चीज़ असल में दीवान है। मजमूआ और कुल्लियात में कोई ऐसी दीवान। बात नहीं है और ना ही उसके बारे में कोई बात हुँ, होती है। इसलिए कि साहिब मजमूआ कोई भी हो सकता है, साहिब कुल्लियात कोई भी हो सकता है। लेकिन असल मसला ये है कि दीवान क्या चीज़ है, कि उसके बाद में जिसका दीवान आ जाए उसे साहिब दीवान शायर कहा जाएगा। तो दीवान असल में है ये कि आपके पास में इतनी ग़ज़लें होनी चाहिए, या उस किताब में इतनी ग़ज़लें होनी चाहिए कि पहले मरहले की तमाम ग़ज़लें अलिफ पे जाके ख़त्म होती हों, और अलिफ के बाद हुँ, में दूसरे मरहले की तमाम ग़ज़लें बे पे ख़त्म होती हों, तीसरे मरहले पे हुँ, ते पे ख़त्म होती हों, यहाँ तक कि उर्दू अदब के अंदर जितने भी हुरूफ़े तहज्जी हैं, तमाम के ऊपर आपकी ग़ज़लें मौजूद हों और किताब में भी मौजूद हों, तो उसे दीवान कहा जाता है। लेकिन इसमें चूंकि गजल के एतबार से, गजल चूंकि एक ऐसी जबान है कि जिसे खुरदुरापन बिल्कुल पसंद नहीं है। गजल के हरीरी जिस्म के ऊपर अगर खुरदुरापन आ जाए तो उसकी शबीह दागदार हो जाती है। और हमारे हुक्मा, हमारे जी, मुतकद्दिमीन ने यही काम किया है कि गजल की आबियारी की है, जैसे कि चिराग अपनी हथेली पे लेने के बाद में दूसरे हाथ से उसकी लौ को बचाया हवाओं से जाता है। बचाया जी। जाता है। इस तरह से हमारे हुक्मा ने, हमारे खुदमा ने गजल को बचाया है, उसकी जबान को और उसके बदन को कभी खुरदरा नहीं होने दिया है। तो उन्होंने एक बात कही जी, कि 2-3 हर्फ ऐसे हैं कि जिसमें गिनायत और शेरियत पाई ही नहीं जाती, जैसे डाल, जी। टे, ड़े, ये 3 हर्फ ऐसे हुँ, हैं कि अगर इस पे आप गजल लिख दोगे तो ये गजल ठीक नहीं होगी, इसमें गिनायत और शेरियत नहीं होगी। तो इन हरूफ से जी। हट के बकिया जितने भी हरूफ तहज्जी के अल्फाज हैं, वो तमाम के ऊपर अगर गजल मिल रही है तो उसे दीवान कहेंगे, हुँ, वरना वो कुल्लियात हो सकता है, वो मजमुआ हो सकता है, वो दीवान नहीं हो सकता। हुँ, हुँ, हुँ। आ, आपके दीवान से मैंने आज एक
टे पे आपने कहा था कि इस हर्फ पे गजल जो 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 कम से कम लिखी जाती है, जिसके नहीं लिखने के लिए भी एक छूट दी गई है, वो गजल भी आपके दीवान में शामिल है, और जाहिर है कि वो उसके कायदे के हिसाब से सही थी। तो हम चाहते हैं आप अपने अपने दीवान से कुछ अगर हमें अशार हमें सुनाना चाहें। मैं ऐसा करता हूं कि चूंकि बात आ गई है जी दीवान की, तो मैं दो चार गजलें जी बिल्कुल अलग तरह की, जैसे कि जो उमूमी तौर पर नहीं होती हैं, मैं जी दिखाना जी चाहता हूं कि बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। जाके खत्म होना चाहिए। जी दो शेर बिल्कुल। नुमाइंदा गजलों के सुना देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर जी बिल्कुल। आपको से के ऊपर से के ऊपर आपको जी। गजल बहुत कम मिलेगी, तो मैं से पे दो शेर आपको दिखा हम्म। देता हूं कि कैसे है। जी। जी। हो गई क्यों दरमियां अनबन अबस, हम्म। क्यों चढ़ाई शेख ने चतवन अबस, ज़ब्ह कर दूंगा मैं दिल को एक दिन, शोर करती है हम्म। बहुत धड़कन अबस। हम्म। ये से पे जाके खत्म हुई है। तो अलिफ, बे, ते, से, और उसके बाद में अगर आप चाहें तो ये देखिए कि दाल के ऊपर कम मिलती हैं। हम्म। मुंसलिक होता है गर दर्द से चहकार का कद, शायरी और बढ़ा देती है गुफ्तार का कद, बारहा उसने मेरे शेर को बौना लिखा, उससे देखा नहीं जाता मेरे मेयार का कद। अरे वाह, क्या बात है। वाह वाह अच्छा, अब वाह। देखिए कि फे के ऊपर आपको गजलें नहीं मिलेंगी आमतौर पर। हमारी हम्म। जमाने की बात कर रहा हूं, हम्म। मुतकद्दिमीन की बात नहीं। हर जी तरफ जी जी। उजली धनुक मौसम हुआ है बर्फ बर्फ, नद्दे नाले ही नहीं सेहरा बना है बर्फ बर्फ, उड़ रहे रूई के गाले हैं फिजाओं में असीर, है लहू भी मुंजमिद चेहरा हुआ है बर्फ बर्फ। ये फे पे आ गया। वाह। अच्छा, आप तो और जो के ऊपर गजलें बहुत कम मिलती हैं, मैं दिखा देता हूं। तो जी। हमारी फिक्र भी खस्ता हमारे कार गलत, हाँ हाँ, हमारी क्या बात है। जस्त ने बख्शा हमें हिसार गलत, कहीं ये हम्म। कल्ब हवादिस की ताब ला न सके, कहीं ये दिल ही न ले ले कोई करार गलत। तो से क्या बात है। अब आप जो देख लीजिए, जो फकत दीवार का दर का तहफ्फुज, हो इससे क्या हम्म। मेरे घर का तहफ्फुज, क्या बात है। हैं आंखें आईना दिल का यकीनन, हुआ दूभर खुले घर का तहफ्फुज। वाह। हुआ। ज़्वाद पे गजलें आपको नहीं मिलेंगी। एक कश्ती कागजी पे गौर खौज, होगा मेरी सादगी पे गौर खौज, आदमियत का निशा मिटता गया, हो रहा है आदमी पर गौर खौज। ये ज़्वाद है। वाह। तो जी अब मकसद जी। ये है वाह। कि अलिफ से लेकर के बड़ी ईये तक तमाम हर्फ के ऊपर गजलें मौजूद अगर हैं तो दीवान है, जी। वरना वो दीवान नहीं है। इसका मतलब है कि अगर हमें दीवान पर काम करना हो, हमें दीवान निकालना हो अपना, तो हमको एक जी। नियत बांध कर ऐसे ही लिखना होगा कि सारे हरूफ आ जाएं, तब वो एक दीवान बन पाएगा। वरना हम अगर 1000 गजल भी लिख लें। जी जी जी। ये बड़ा प्यारा लफ्ज आपने कहा, नियत बांध कर। इसलिए कि जो मुसलमान है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि नमाज के लिए नियत जी बांधी जाती है, यहाँ पे गजल के लिए जी नियत बंधवा रहे हैं आप। जी। हाँ, कोई भी अच्छा काम करने के लिए मतलब हम नियत बांध ले कि ये काम खुदा का नाम लेके हम करेंगे, जी पूरा जी करेंगे। जी और वो इबादत की तरह ही गज़लों को भी कभी-कभी जो हमारे शायर होते हैं वो इबादत जैसे ही उसको रखते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पूरे जी बाहोश-ओ-हवास इस्तेमाल जी किया कि हम जी ईमानदारी से, जैसे आपने पहले कुछ शायरों का नाम लिया कि कुछ शायरों की बात कही कि लिखते कुछ खराब हैं, फिर कहीं किसी से सही करवा के उसको फिर अपने नाम से कर देते हैं। तो वैसे नहीं, पूरी ईमानदारी से अपने जी आप ये काम करें कि सही तरीके से काम हो सके। जी जी यहाँ पे एक सवाल तहरीक की ओर से है, मैं उसको पूछना पढ़ना चाहूंगी। जी। गजल में तगाजुल क्या है? गजल में तगज्जुल, तगज्जुल
तगज़ुल क्या है? तगज़ुल क्या है? हालांकि तगज़ुल ये क्या है? दोनों, हाँ, असल में उर्दू के अंदर जी, तगज़ुल लफ्ज ही इस्तेमाल है। हालांकि वैसे लफ्ज तगाजुल भी है जो अरबी में पाया जाता है, और उसी से मुगाजला भी है। ये तीनों हर्फ पाए जाते हैं, तीनों लफ्ज अरबी में पाए जाते हैं। मुगाजला के माने जी, आएंगे एक दूसरे के साथ में गजल गोई, एक दूसरे के ताल्लुक से ऐसी बातें कहना। जी, असल में बुनियादी तौर पर आप इसको ये समझिए कि जब आप अरबी में उसके तर्जुमे को देखेंगे तो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाएगा, क्योंकि जब हमने गजल के जी, ताल्लुक से कह दिया है, क्योंकि गजल हमको जी, फारसी से मिली है, तो गजल के ताल्लुक से हमने ये कह दिया है कि गजल का मतलब ये है किसी खातून से गुफ्तगू करना और उनकी ही गुफ्तगू करना, उनके जमाल की, उनके रूयत की और उनके जुल्फ की और उनके पूरे सरापे की गुफ्तगू करना, ये गजल है। तो अब जब आप मुगाजला कहेंगे, अरबी में मुगाजला के माने आते हैं छेड़खानी के, छेड़खानी, मुगाजला छेड़खानी को कहते हैं। लेकिन जब आप उसको यहां पे लेके आएंगे तो इसका मतलब यह है कि मिसरा गरी, मिसरा दोसने पे चिस्पन किया जा रहा हो। इसी से तगाजुल भी है, तगाजुल के तकरीबन वही माना आते हैं। और एक है तगजुल। तगजुल का मतलब यह होता है कि आपने जो गजल लिखी है उस गजल के अंदर आपके इंतहाई भीने भीने जज्बात के ताल्लुक से किसी ने सोचा है, या किसी के अपने भीने जज्बात जो होते हैं वो उसके अंदर मुकम्मल तौर पर पिरोए गए हैं कि नहीं गए। और ये जमालियाती रुख से अगर बात की गई है तो फिर ये बात बहुत ही बारीक हो जाती है और बहुत अहम हो जाती है, तो फिर इसे तगजुल कहते हैं। और तगजुल के ताल्लुक से तमाम लोगों का तकरीबन तकरीबन इस पे इत्तेफाक है कि अगर तो जमालियात के रूह से गुफ्तगू की जा रही है तो उसे तगजुल कहेंगे, वरना जिंदगी की जानकाह आलमों का अगर तज़किरा किया जा रहा है तो उसे तगजुल नहीं कहते हैं। मैं आपको तगजुल के तार से, जी, 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 चूंकि मेरे जितने भी मैंने अशार सुनाए हैं आपको, उसके अंदर मैंने कहीं पे जी, भी जमालियात का कोई रुख आपको नहीं दिखाया है। मैं 2-3 शेर आपको सुनाता हूँ बिल्कुल नई जमीन जी, के अंदर, और आखिरी जो शेर सुनाऊंगा उसमें तगज्जुल है, इसलिए मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी, बिल्कुल। अच्छा, इम्तियाज भाई गोरखपुरी बंबई से तशरीफ ला चुके हैं। बड़ी जी, बात है। आंगन वाले जानती होंगी आप इनको, बड़ा काम कर रहे हैं ये जी, लोग। बिल्कुल, जी, 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 जी जी उर्दू आंगन, जी। जी। तो मैं शेर कह रहा था कि कली कली पे मजालिम सभी गुलों पे खराश, हुँ, कली कली पे मजालिम सभी गुलों पे खराश, तुम्हारे तौर ने डाले हैं हम सबों पे खराश। और ये वाह! कैसा तंज था बैन सुतूर पोशीदा, ये कैसा तंज था बैन सुतूर पोशीदा, कि पढ़ के आ गई उसको मेरे लबों पे खराश। और आखिर के 2 शेर जिसके अंदर तगज्जुल पाया जाता है वो देखिए कि खुदा के वास्ते तुम जुल्फ गोंद कर सोना, खुदा जी, के वास्ते तुम जुल्फ गोंद कर सोना, शमीमे जुल्फ से आएंगी रत जगों पे खराश। क्या बात है! शमीमे जुल्फ से आएंगी रत जगों पे खराश, और फकत यह सोच के मैं चूमता नहीं इनको, फकत हुँ, ये सोच के मैं चूमता नहीं इनको, मेरे लबों से न आए तेरे लबों पे खराश। क्या बात है! वाह! तो ये बहुत, तगजुल है बहुत कि लतीफ़। जिसमें जमालियात के जाविये को सामने रखा गया हो, और वो जो लतीफ जज्बे हैं उनको हसीन पैराए में बयान किया गया हो, तो उसे तगजुल जी, कहते हैं। तगजुल के लिए जी, बुनियादी उनसुर किसी खातून के सरापा या कम अज कम उनसे रिलेटेड जो जज्बात हैं जी, उसकी नुमाइंदगी को तगजुल कहेंगे। जी जी। अ, नाज़रीन, हम रूबरू हैं जनाब मसूद हसास साहब के, जो कुवैत से जुड़े हुए हैं हमसे। और मैं आपको बता दूं सर, जनाब इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब, डॉक्टर मोहतरमा शबनम खातून साहिबा के साथ ही बहुत से लोग लगातार और आपको सुन रहे हैं। जनाब मुशर्रफ महजर महजर काउंसलर, साहब अलीगढ़ से जी, काउंसलर हैं जी। जी, जी, जनाब डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार नकवी साहब हैं, अच्छा, मोहतरमा ऐमन कश्मीर अमरीन से। साहिबा हैं, मोहतरमा अच्छा, अताउल्लाह खान हैं,
اور बहुत सारे लोग आपको मुसलसल यहाँ पे लिख रहे हैं, और आपको मैं आपको सुनने में इतना मशगूल थी, इतना तल्लीन थी कि मैं इन केवल सारे कमेंट्स को मैं स्क्रीन पर डाल रही थी। आप इसको बाद में जरूर देखें और सबको आप अपनी जानिब से जवाब भी जरूर दें अपनी तरफ से। आखिर में मैं एक आपसे बात पूछना चाहती हूँ, जो हम तहरीक बकाए उर्दू में के प्रोग्राम में जरूर पूछते हैं, जरूरी ये बात है कि आने वाली नस्ल को और मौजूदा नस्ल को उर्दू से बराबर जोड़े रखने के लिए, उर्दू की बका और फरोग के लिए, और उर्दू सीखने के लिए, और उनके अंदर जज्बा पैदा हो, उनको जरूरत महसूस हो कि हाँ ये जबान उन्हें सीखनी है, इसके लिए आपके हिसाब से और किस तरह की कोशिशें होनी चाहिए और किस तरह के और काम होने चाहिए, और कैसे उनके अंदर वो पैदा किया जाए, वो प्यार का जज्बा कि वो अपनी जबान को सीखें और इस जबान में और काम करें। मेरा ख्याल ये है कि जाती पैगाम आपका जी, ये सिर्फ उर्दू की बात नहीं है। आप अपनी नस्ल के ताल्लुक से सोचिए कि आप अपनी नस्ल को अगर चाहते हैं कि कुछ अच्छा काम करे मेरे जाने बाद, आपके जाने के बाद में, तो उनको कोई ना कोई एक अच्छी चीज पहले दिखाई जाती है कि देखो ये है, ये टारगेट है। अगर इस टारगेट तक तुम्हें पहुंचना है तो तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, और जो मेहनत का रास्ता है उस रास्ते को इंतहाई शीरीनी एतबार से बहुत शीरीं बनाना पड़ेगा। अब मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। पहली बात यह है कि पहले उनको ये दिखाना पड़ेगा ये गजल है, ये उर्दू जबान की तहजीब है, ये तुम्हारा टारगेट है, तुम्हें यहाँ तक आना है। जब उनको ये समझ में आ गया कि यार गजल इतनी खूबसूरत चीज, मेहदी हसन साहब की आवाज में सुनाइए, गुलाम साहब की आवाज में सुनाइए उनको, गुलाम अली साहब की आवाज में सुनाइए, या इसके अलावा जो हमारे यहाँ खूबसूरत आवाजें हैं, जो मुशायरों से भी अच्छी आवाजें आती हैं, उनको सुनाइए, उनसे बताइए ये गजल है, ये तुम्हारी जबान है, तो उसकी खूबसूरती से वो मुताअस्सिर होंगे। अब अगला मरहला यह है कि वो वहां तक पहुंचेंगे कैसे। उसके लिए अब आपको जरूरी है कि जब आप उनको गजल की जानिब लेके आएंगे तो सबसे पहले तो आप उनको ये मत बताइए कि गजल का मतलब ये होता है कि ये काफिया है, तो ये रदीफ है, तो ये जो है इसकी 72 बहरें होती हैं, तो इसकी 18 बहरें, 18 बहरों का नाम हिफ्स कर लीजिए, तो उसके बाद में मखबून है, तो अश्तर है, तो फलान है, तो ढिमाक है, ये है। ये जैसे ही उनको सकील अल्फाज आपने बयान किया वो भाग जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आपके लिए जरूरी यह है कि आप उनको कहिए कि बेटा लिखो, बेटा लिखो। कैसे? मैंने क्या कहा, मैंने कहा 5, हमने आदाब गजल अकेडमी के अंदर हमने कहा कि आप 5 हर्फ तक पहुंच चुके हैं कैसे लफ्ज बनता है। अब आप आइए, एक लफ्ज आपको देते हैं, मरहबा। आप देखिए कि मर मीम रे के साथ जोड़ी बना लिया, 2 हो गया, हे अलग है, बा अलिफ जोड़ी बनाए हुए है, ये 5 हर्फी लफ्ज है। हमने कहा कि मरहबा। आप एक काम कीजिए, आपको कुछ नहीं पता है, आप कोई भी बहर नहीं जानते हैं, आप इसको 4 मर्तबा लेके आ जाइए, कुछ ना कुछ बन गया। कहने के कैसे? हमने कहा देखो, मरहबा 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 4 बार आ गया आपकी। क्या बात है, खूब, क्या बात है, वाह, हो गई। आपको टेंशन नहीं लेना है कि या अश्तर है कि अखबन है कि मौकूफ है कि क्या, ना बेटा ना। आप इन झमेलों में पड़ोगे, बर्बाद हो जाओगे। और जब आप मरहबा से बहुत आगे चले जाओगे तो आपका दिमाग तो खुद ही कहेगा कि पढ़ूं, तो आप पीएचडी कर लेना। तो हमने बताया कि ये 5 हर्फ का लफ्ज है, आप एक काम करो, सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, मरहबा 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 4 दफा हो गया। आप उसके नीचे लिखो क्या, ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा, 4 दफा हो गया, ये आपका मिसरा बन चुका। क्या बात है। आगे हमने कहा कि और क्या है, सुन जरा सुन जरा सुन जरा सुन जरा, इस तरफ इस तरफ इस तरफ इस तरफ, चल भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा, आ भी जा। हमने कहा ये ऐसे ऐसे आपको मिसरे बनाने हैं और ऐसी ही गजल बनती है। तो ज्यादा दिमाग पे टेंशन मत लो, वरना गजल के सीन निकल आएगी खामखा और आप उससे परेशान हो जाओगे। बिल्कुल सही। मतलब एक बहुत ही सीधा सा पैगाम की गजल को मैथमेटिक्स न बनाएं, जो बहुत नाजुक चीज है, नफीस चीज है, उसको मैथमेटिक्स से बहुत कठिन बनाने से। और इसीलिए जो आपने अभी अपने कलाम पढ़े, जो गजलें पढ़ी, मैं बार बार ये कह भी रही थी कि इतनी कठिन बात इतनी आसानी से कह देने का जो ये फन है, अगर ये उस्ताद से उसकी शागिर्द में भी आ जाता तो कितनी खूब बात होती।
और आपकी जो आदाब गजल एकेडमी है शायद वही काम भी कर रही है। ये अपने आप में पूरा एक पैगाम है आपकी ओर से नई नस्ल के लिए, और शायद उनको सिखाने वालों के लिए ये ज्यादा आपका कारगर पैगाम है कि उन्हें सिखाएं तो उन्हें डराएं नहीं, उन्हें आसानी दिखाकर उन्हें और उनके अंदर एक जज्बा पैदा करें उससे करीब आने का। और आज मैं इस हमारी 1.25 घंटे की बातचीत हो रही है, और मैं इस पूरे वक्त में अपने आप को एक क्लासरूम में बैठा हुआ महसूस कर रही थी। और बहुत कुछ मैं खुद भी मैंने कई बार कहा है इस प्लेटफॉर्म से कि मेरी मादरी जबान उर्दू नहीं है, लेकिन वो मेरे प्यार की जुबान है, मेरे इश्क की जुबान है। मैंने जैसे आपने कहा कि मेहंदी हसन को सुन के और गुलाम अली को सुन के उर्दू के प्रति मोहब्बत पैदा कीजिए बच्चों में। मेरे पहले उस्ताद वही हैं, मेहंदी हसन है, गुलाम अली है, निदा फाजली है, बशीर बद्र हैं। इनको मैंने पढ़ के उर्दू से मोहब्बत करना सीखा, जबकि मेरे आसपास शायद वो माहौल नहीं होगा। आज भी मैं इस प्रोग्राम में बैठती हूँ तो शायद बहुत सारी गलतियां होती जाती हैं। मैंने आज आपसे मजमुए के बारे में पूछा, दीवान के बारे में पूछा, कुल्लियात के बारे में पूछा, गजल को लिखने के फन के बारे में पूछा। हर बार मैं सीखती हूँ और अमीर हो जाती हूँ, और हर बार गलतियां भी होती हैं क्योंकि मैं सीखने के प्रोसेस में हूँ। और मैं चाहती हूँ कि वो सारे लोग जो कोई भी जुबान, अदब, तहजीब सीखना चाहते हैं, उसमें आना चाहते हैं, वो गलतियां करते रहें लेकिन वो सीखने की कोशिश को छोड़े नहीं। तहरीक इसीलिए तहरीक है क्योंकि हम सबको लेके चलते हैं। यहाँ प्रतिमा सिन्हा भी अगर एक तरफ हैं तो दूसरी ओर इतने आलिम फाजिल हमारे उस्ताद बैठते हैं, जनाब मसूद हसास जैसे लोग बैठते हैं, जिनके होने से ये पूरी गुफ्तगू एक अदबी गुफ्तगू, एक पूरी पढ़ाई में एक निसाब में तब्दील हो जाती है। मैं बहुत शुक्रिया करूंगी आपका सर, आपसे बात करना बहुत हमारे लिए फायदेमंद रहा है और बहुत कुछ सीखा है हमने। और चूंकि मैं भी उसी आसपास की मिट्टी में हूँ, चाहे वो आपका संत कबीर नगर हो, बनारस हो, लखनऊ हो, तो वो जो मिट्टी की खुशबू है वो कहीं ना कहीं जोड़ती भी है हमें उस तहजीब से। मैं भी वहीं से आती हूँ जहाँ पे मैं नहीं होता, हम होता है, और हम में जो खूबसूरती होती है वो कहीं और नहीं मिलती। तो मैं तहरीक की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। बहुत से लोग लगातार आपको सुन रहे हैं और आज की गुफ्तगू के लिए मरहबा मरहबा कह रहे हैं, और बहुत खुश हो रहे हैं कि आपको सुन के आज सब लोगों को बहुत दिली तस्कीन मिली है। मैं उम्मीद करूंगी कि ये आपकी एकेडमी, उसकी जो भी काम है वो यूं ही आगे चलते रहें। आप उर्दू जबान की अदब और तहजीब के लिए, उसकी बका और फरोग के लिए ऐसे ही कोशा रहें और कामयाब होते रहें, और हम जैसे लोग आपसे बात करके बहुत कुछ सीखते भी रहें। मैं इस एकेडमी से भी कहीं ना कहीं जुड़ के कुछ सीखना जरूर चाहूंगी। और आज की इस गुफ्तगू के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक बकाए उर्दू की ओर से। आपसे सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आप कुछ कहें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। बात यह है कि आपने ये प्लेटफॉर्म मुझे मुहैया करवाया अपनी बात भी रखने के लिए, तो मेरे ऊपर वाजिब है कि मैं भी आपका शुक्रिया अदा करूं और आपके वो औसाफ़े हमीदा जो मेरी निगाह में आए हैं कम से कम उसका तज़किरा करूं। इसलिए कि अभी जो है समर साहब का मैसेज निगाहों से गुजरा है। एक बड़े आलिम हैं और ये अरबी में शेर कहते हैं और मेरे तो आइडियल हैं। तो वो उन्हीं की बुनियाद पे दिमाग में वो जुमला घूमा कि जिसने बंदों का शुक्रिया अदा नहीं किया वो ऊपर वाले का क्या खाक शुक्रिया अदा करेगा। जी। तो आप हजरात ने जो ये प्लेटफॉर्म दिया है इसमें दो चीजें मुश्तरक हैं। एक चीज तो यह है कि आप अपनी आवाज के साथ में दूसरे मुल्क की आवाज को मिला करके, दोनों की आवाज को मिला के इस हम आहंगी को आलमी पैमाने पे उजागर करना चाहती हैं। उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरे वसातत को कबूल किया और ये मेरे लिए खुशबख्ती है कि आपने मेरा नाम वहां पे पुकारा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो रोजाना के बुनियाद पे आप हजरात काम कर रहे हैं, असल में होता यह है कि स्टेप बाय स्टेप जब कोई काम किया जाता है तो वह एक न एक दिन ताजमहल भी तामीर कर लिया जाता है। अगर पहली सीढ़ी ना हो तो छत आता ही नहीं। तो आप हजरात रोजाना जो एक एक सीढ़ी तामीर करते जा रहे हैं और ये वही लफ्ज मैं आपको दोहराऊंगा कि जो आपने कहा, उर्दू की बका, उर्दू का फरोग और उर्दू की तरवीज तरक्की ही आपके पेशे नजर है और यही वो शय मुश्तरक है जो हमारे और आपके दरमियान में कदर मुश्तरक बन गया।
तो उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और मैं उन हजरत का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने मुझे, मैं उनको जानता नहीं था, इरफान भाई शायद की, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। जी, प्रोफेसर और इरफान आरिफ साहब जो इस तहरीक के सदर हैं और बाकायदा जी पीछे से आपको लगातार सुन रहे हैं और आपके लिए जी खूबसूरत अल्फाज तहरीक की ओर से यहाँ जी पे लिख रहे हैं। जी। सारी तो उनकी ये, ही कोशिशें हैं, दिन रात वो तो इसके असल में ये पीछे रहते उनका हैं। जी बड़प्पन है कि उन्होंने तलाशा, कहाँ कहाँ पे काम हो रहा है, दुनिया के हर जगह पे काम हो रहा है, जहां जहां पे भी जाकर के बर्रे सगीर के लोग बस गए हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वहां की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे जैसे लोग कहीं पे भी चले जाएं, उर्दू के अलावा जब कुछ आता ही जाता नहीं है तो वो बोलेंगे क्या? तो मजबूर होकर मुझे 10-20 लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा जो मेरी जबान में मुझसे गुफ्तगू करें, वही कर रहा हूं। ऐसे हाँ ही हजारहा लोग कर रहे हैं, तो हजारहा लोगों को आपने तलाशा, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और उनके साथ में अपनी आवाज को मिलाकर के आप एक नए बाग और एक नए गुलशन की तामीर चाहते हैं, और असल में वो गुलशन जो हमारा है वो उर्दू का मुस्तकबिल है। उसके ताल्लुक से जो आपकी खूबसूरत तहरीरें हैं, खूबसूरत महफिलें हैं और खूबसूरत जो काविशें हैं, मैं उस पे मुबारकबाद पेश करता हूं, और मुझे यहां तक आपने बुलाया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं आपका। और वो तमाम जी हजरात जो नीचे अच्छे लफ्ज कह रहे हैं, और मैं आगे जाकर के जी इंशाल्लाह वहां पे आता हूँ फेसबुक लाइव पे, और मैं उन हजरात का फर्दन जी फर्दन भी शुक्रिया अदा करूंगा, और यहाँ पे जी इजमाली तौर पर जी सभी का शुक्रगुजार हूँ। जी, मैं भी आपकी तरफ से, तहरीक की तरफ से उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ जो प्रोग्राम में हमारे साथ रहे, अपने खूबसूरत अल्फाज से हमें नवाजा, हमारे मेहमान को नवाजा और हमारे प्रोग्राम में हमारा हौसला बढ़ाया, इस गुफ्तगू को सुना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर शाम की तरह कल फिर शाम 5 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप सभी को मैं ये कहूँगी, अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। जय हिंद। जय हिंद।